हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग ऑल ऑफ़ यू। आज हम करने वाले हैं हमारा हिस्ट्री की क्लास का चैप्टर नंबर 3 करने वाले हैं। क्लास 8 की हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 है ये। इसमें हम पढ़ेंगे मुनरो के बारे में, जैसे कि मुनरो व्यवस्था के बारे में, यूरोपियन अर्थव्यवस्था के बारे में और हमारे नील की खेती के बारे में हम पढ़ेंगे इसमें। और हमारी रैयतवाड़ी और महालवाड़ी व्यवस्था के बारे में, इन सब के बारे में हम इस चैप्टर में पूरे में काफ़ी जो क्वेश्चन इसमें से आते हैं। हमारे जो है ग्रुप्स बनाकर भी पूछ सकते हैं, यानी कि इनका आपस में मिलान करना है। कौन सी अर्थव्यवस्था किसने मतलब स्थापित की थी, कब हुई थी, ये रैयतवाड़ी का क्या मतलब है, महालवाड़ी का क्या मतलब है, नील की खेती के बारे में पूछ सकता है। तो अचटेट और सीटेट दोनों के लिए ही काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। चाहे तो आपका अचटेट का पेपर आए या फिर हमारा सीटेट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि 6 to 8 में से ही, एनसीईआरटी में से ही क्वेश्चन आते हैं। एचटेट में हमारे आते हैं 8, 9 और 10th में से, यानी कि 8, 9, 10th क्लास तक तो मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगी। 6 to 7th और 6 में से तो बहुत ही कम क्वेश्चन आते हैं। कुछ क्वेश्चन हमारे 11th और 12th के भी इसमें इंक्लूड हो जाते हैं। कुछ क्वेश्चन, कुछ एक आधा हमारा जो है ग्रेजुएशन लेवल से भी पूछ सकता है। कुछ इकोनॉमिक्स के भी आते हैं इसमें, जैसे कि इकोनॉमिक्स के ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं अभी। जैसे हाल ही में हमने 2-3 जो है एचटेट का क्वेश्चन पेपर किए हैं प्रीवियस ईयर के, उनसे हमें पता चला 6 से या 7 क्वेश्चन आराम से हमारे उससे आते हैं। तो उनके मैं नोट्स तैयार कर रही हूँ। आपको 2-4 दिन में जो है नोट्स, जिसके भी नोट्स पहले तैयार होंगे मैं उसकी वीडियो डाल दूँगी। साथ साथ मैं सभी के नोट्स तैयार कर रही हूँ हमारे हिस्ट्री के डिटेल में। 6 to 12th के सारे जो है इसमें सारी क्लासेस इंक्लूड हो जाएंगी। सभी जो है डिटेल में नोट्स बनाए हैं मैंने विद मैप, खुद से हाथ से ऐसे मैप बना करके उसमें भी दर्शाया गया है। हर चीज़ आपको डिटेल में मिलेगी उसमें। काफ़ी अच्छी क्लास होगी, लेंथी क्लास होगी, जैसे कि मैराथन ही समझ लेना उसको। पूरी 1-1.5 घंटे की या फिर 2 घंटे की होगी। तो इसके लिए मुझे टाइम लगेगा। सभी के नोट्स बनाने हैं ना, तो इसमें जो है काफ़ी टाइम लगता है नोट्स बनाने के लिए। सारी चीज़ें ढूंढ कर निकालना, सारी क्लासेस लेना और उनके फिर हैंड रिटन नोट्स बनाना खुद से। इकोनॉमिक्स के भी, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, हिस्ट्री सभी के। तो एचटेट वालों को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको सारी क्लासेज यहीं पर मिल जाएंगी। आप अपनी बेसिक जो होता है हमारा 90 नंबर का सेक्शन होता है ना, 90 का, उसकी भी अच्छे से तैयारी करो। सिर्फ एसएसटी से ही आपका पेपर क्लियर नहीं होएगा, क्योंकि 60 नंबर की ही एसएसटी आती है सिर्फ। 60 नंबर में से इतने हम कितने भी पढ़ करके जाओ, कितना भी हम कर लें, चाहे हम पूरी एनसीईआरटी पढ़ कर जाएँ, चाहे कुछ भी कर ले प्रीवियस ईयर के, फिर भी हम हद है। हम क्या करते हैं, जिसने अच्छे से तैयार की होगी वो क्या नॉर्मल तैयार करने वाला 40 से 50 के बीच रह जाता है। पूरे 60 नंबर हम नहीं ले सकते हैं। कोई भी जैसे हमने प्रीवियस ईयर के भी कर लिए, एनसीईआरटी के भी कर लिए, फिर इसमें 2-4 क्वेश्चन नए ज़रूर अपने ऐड कर देता है हर साल। तो क्या है कि 90 वाला बेस हमारा तैयार होना चाहिए, जिसमें मेन होती है सबसे इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट होती है, जिसमें आप 30 नंबर यानी कि 29 नंबर आराम से ले सकते हो सीडीपी में। तो इसकी अच्छे से तैयारी कर लो। हिंदी और इंग्लिश की अच्छे से तैयारी कर लो आप। हिंदी इंग्लिश भी आपकी जो है 15-15 नंबर की आएगी स्टेट वालों की। और रीजनिंग, हरियाणा जीके, इन सब की अच्छे से तैयारी कर लो। जिनका मैथ अच्छा होगा उनके 10 नंबर पक्के हैं। मैथ अच्छा होगा तो रीजनिंग भी अच्छी होगी, तो 10 नंबर वो भी पक्के हो जाएंगे। हरियाणा जीके सिर्फ 10 नंबर की आती है, तो प्रीवियस ईयर के पेपर कर लो, उनमें से ही आ जाएंगे 10। तो इस तरह से बेस की भी तैयारी करो आप अच्छे से। और एसएसटी की मैं कुछ क्लासेस लेकर आऊँगी ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट, उनको भी देख लेना। जो पहले से डाली हुई है उनको भी देख लो आप, प्रीवियस ईयर से काफ़ी हेल्प मिलेगी आपको। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और ये वीडियो ये मत समझना कि सीटेट वालों के लिए, ये एचटेट सीटेट दोनों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होगी। तो देखिए चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ग्रामीण क्षेत्र पर शासन चलाना, यानी कि कंपनी ने अपना शासन स्थापित कर लिया था। सेकंड चैप्टर में था कि कंपनी ने अपनी सत्ता किस प्रकार से स्थापित की थी। तो धीरे धीरे कंपनी सिर्फ व्यापार करने के लिए आई थी, और फिर धीरे धीरे उसने क्या किया था, वहाँ पर अपनी कदम जमा लिए थे, अपनी सत्ता चारों तरफ कब्जा कर लिया था और अपनी सत्ता स्थापित कर ली थी। सिर्फ व्यापार के बहाने आई थी, और व्यापार को बढ़ाने के लिए उसने क्या किया, जगह जगह आक्रमण करके क्षेत्रों को जीत लिया और राजाओं को अपने अधीन कर लिया। इस तरह से अब जो है कंपनी अपना शासन किस प्रकार से चलाती है। तो ये पहला चित्र दिया है। चित्र के भी क्वेश्चन कई बार पूछते हैं ना, मोनालिसा का चित्र किसने बनाया है, ये फलाना चित्र किसने बनाया है, इस तरह से। तो 1765 में रॉबर्ट क्लाइव मुगल बादशाह से बिहार व उड़ीसा की दीवानी ग्रहण करते हुए ये चित्र दिया है। और इसमें क्या बताया है कि इसमें चित्र तो इस तरह से दिया है, क्या दिया है, कंपनी दीवान बन गई थी। 12 अगस्त 1765 को मुगल बादशाह ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवान तैनात किया था, और इस बात की पूरी संभावना है कि यह घटना मुट्ठी भर अंग्रेजों व हिंदुस्तानियों की मौजूदगी में रॉबर्ट क्लाइव के तंबू में घटी होगी। उनका मानना है कि ये घटना
सिर्फ तंबू में ही घटी होगी। लेकिन क्या है, ऊपर चित्र में क्या दर्शाया गया है कि एक भव्य समारोह के रूप में दिखाया है इसको, यानी कि अंग्रेजों ने अपनी तारीफ के चलते इसको बड़ा चढ़ा करके दिखाया है। ये चित्र उस चित्रकार ने बनाया है जिसे रॉबर्ट क्लाइव ने अपने जीवन की यादगार घटना को चित्रित करने का जिम्मा सौंपा था। बंगाल की दीवानी हाथ आ जाना अंग्रेजों के लिए निश्चय ही एक बड़ी घटना थी। दीवान के तौर पर कंपनी अपने नियंत्रण वाले भूभाग के आर्थिक मामलों की मुख्य शासक बन गई थी और अब उसको अपनी जमीन का शासन चलाने और आमदनी को व्यवस्थित करने का रास्ता ढूंढना था। यानी कि उन्होंने क्या था, आर्थिक मामलों की मुख्य शासक बन गई थी वो पूरी तरह से। अब उसने अपनी जमीन यानी कि उसने जो चारों तरफ कब्जा कर लिया था ना जमीन के ऊपर, यहाँ के क्षेत्र जीत लिए, वहाँ के क्षेत्र जीत लिए, इस तरह से काफ़ी क्षेत्र इसने जीत लिए थे अंग्रेजों ने। फिर क्या किया था, वहाँ पर शासन चलाने के लिए भी तो होना चाहिए ना कोई, तो एक ही जगह पर रह करके वे शासन नहीं चला सकते थे, इसलिए और वहाँ पर शासन चलाना और आमदनी को व्यवस्थित करने का तरीका, यानी कि शासन चलाने के लिए किसी को छोड़ेंगे, फिर वहाँ पर जो है सैनिक वगैरह को भी छोड़ेंगे रक्षा के लिए, फिर उनको आमदनी भी तो देनी पड़ेगी, तनख्वाह, इस तरह से उनको व्यवस्थित करना था। सभी तरीके इनके जो है तरीके ढूंढ रहे थे वे। इसके लिए उनको एक रास्ता ढूंढना था जिससे कंपनी के बढ़ते जो खर्चे थे उनको काफ़ी जो है पूरा करने के लिए काफ़ी आमदनी जुटाई जा सके। व्यापारिक कंपनी के नाते उसको ये भी ख्याल रखना था कि वे अपनी ज़रूरत की चीज़ें खरीदती और बेचती रहे, यानी कि कब्जा करके सिर्फ अपनी जैसे सरकार बना लेना चारों तरफ, इस तरह से वो सिर्फ राजा बनकर नहीं रहना चाहती थी, वो व्यापार करने आई थी, तो व्यापार के नाते उसको अपनी चीज़ों की भी देख रेख करनी थी, तो क्या खरीदना है क्या बेचना है, इस तरह से। अगला क्या है हमारा, समय के साथ कंपनी को ये भी समझ आने लगा था कि उसको सावधानी के साथ आगे बढ़ना होगा। बाहरी ताकत होने के कारण उन लोगों को भी शांत रखना था जो गांव देहात में पहले शासन चला चुके थे, जिनके पास अभी भी काफ़ी ताकत और सम्मान था। ऐसे जो लोग स्थानीय सत्ता में रह चुके थे और उनको नियंत्रित तो करना था लेकिन उनको ख़त्म नहीं कर सकते थे वो, यानी कि कुछ लोग अभी भी जो है शासक थे, शासन चला रहे थे, गांव देहात के लोग जहाँ पर वे पहले शासन कर चुके थे, तो उनकी सत्ता छीन ली थी, अब वो कहाँ जाएंगे, वहीं पर तो रहेंगे ना उन लोगों के बीच में ही, तो उन लोगों के साथ जो है उनको नियंत्रित करना था कि वो जो है उनकी सत्ता को जड़ से ख़त्म ना कर दे इस भय से। और ये काम किस प्रकार से करे, तो इस चैप्टर में हम देखेंगे कि कंपनी ने ग्रामीण इलाकों को उपनिवेश किस प्रकार से बनाया, आय के संसाधन किस प्रकार जुटाए और लोगों के अधिकार को किस तरह से तय किया, मनमाफिक फसलों की खेती किस प्रकार से कराई, तो यानी कि गांव के लोगों के ऊपर इस कंपनी का क्या असर पड़ा। गांव के लोगों को अपना उपनिवेश बना लिया, वहीं पर जो है अपनी मर्जी से फसल उगाने लगे, वहीं से उनका कर इकट्ठा करने लगे, इस तरह से किस प्रकार से उन्होंने शासन चलाया गाँव के ऊपर। कंपनी की आमदनी देखिए, कंपनी दीवान तो बन गई थी लेकिन अभी भी खुद को एक व्यापारी ही मानती थी, यानी कि व्यापार करने आई थी तो खुद को व्यापारी मानती थी, लेकिन क्या है दीवान बन गई थी। कंपनी भारी भरकम लगान तो चुका चाहती थी लेकिन उसके आकलन और वसूली की कोई नियमित व्यवस्था करने में हिचकिचा रही थी, और उसकी कोशिश यही थी कि वे ज़्यादा से ज़्यादा राजस्व हासिल करे और कम से कम कीमत पर बढ़िया सूती रेशमी कपड़ा खरीदे। इसी कारण से 5 साल के भीतर बंगाल में कंपनी द्वारा खरीदी जाने वाली चीज़ों का कुल मूल्य दुगना हो गया था। 1765 से पहले कंपनी ब्रिटेन से सोने व चांदी का आयात करती थी और इन चीज़ों के बदले सामान खरीदती थी। अब बंगाल में इकट्ठा होने वाले पैसे से ही निर्यात करने लगे और चीज़ों को खरीद सकती थी। यानी कि क्या क्या 1765 से पहले ही कंपनी ब्रिटेन से सोना चांदी का आयात करती थी, यानी कि 1765 से पहले कंपनी कहाँ से सोना चांदी खरीदती थी, ब्रिटेन से, और अब इन चीज़ों के बदले वो क्या करती थी, सोना चांदी आयात करती थी और वहाँ इन चीज़ों के बदले सामान खरीदती थी यहाँ पर, यानी कि सोना चांदी दे करके बदले में सामान खरीदना। इस प्रकार अब बंगाल में इकट्ठा होने वाला कर, यानी कि जो कर लेती थी ना पैसे, उनसे ही निर्यात की चीज़ें खरीदने लगी हुई। उनको अब सोना चांदी खरीदने की ज़रूरत नहीं थी ब्रिटेन से, अब जो वो कर लेते थे ना बंगाल से पैसे इकट्ठा करते थे, उनसे ही अपनी चीज़ें निर्यात कर लेती थी, अपनी ही चीज़ें अदला बदली कर लेती थी, यानी कि पैसे दे करके सामान खरीद लेती थी। जल्दी ही ये जाहिर हो गया था कि बंगाल की अर्थव्यवस्था एक गहरे संकट में फंसती जा रही है। कारीगर गांव छोड़कर भाग गए थे क्योंकि उन्हें बहुत कम कीमत पर अपनी चीज़ें कंपनी को ज़बरदस्ती बेचनी पड़ती थी। किसान अपना लगान नहीं चुका पा रहे थे और कारीगरों का उत्पादन गिर रहा था और खेती चौपट होने की कगार पर पहुंच गई थी। ये देखिए बंगाल स्थित मुर्शिदाबाद का एक साप्ताहिक हाट। ग्रामीण इलाकों के किसान व कारीगर अपनी चीज़ें बेचने व ज़रूरत की चीज़ें खरीदने के लिए नियमित रूप से बाजारों में आते थे। आर्थिक संकट के इन समय में बाजारों पर बहुत बुरा असर पड़ा था। क्या है, बंगाल की अर्थव्यवस्था संकट में आ गई थी।
फिर क्या हुआ था, बंगाल में 1770 में अकाल पड़ा था, और ये क्वेश्चन सीटेट में बहुत बार पूछा गया है। 1770 में अकाल पड़ा था जिसमें 1 करोड़ लोगों की मौत हुई थी, और इसमें लगभग 1/3 आबादी समाप्त हो गई थी। बंगाल की 1/3 आबादी समाप्त हो गई थी। आगे देखिए, खेती में सुधारों की ज़रूरत, यानी कि अगर अर्थव्यवस्था संकट में थी तो क्या कंपनी अपने राजस्व आय के बारे में आश्वस्त रह सकती थी। यानी कि क्या हुआ, बंगाल की अर्थव्यवस्था खतरे में आ गई थी। बंगाल से ही वो सारा अपना कर लेकर के अपना खर्चा चलाती थी, तो अब उसको भी तो चिंता हो गई थी ना कि वो अपना काम किस प्रकार से करेगी। इसलिए आगे उसको चिंता होने लगी थी कि हम जो है हम जो बंगाल से ही अपना काम करते थे, बंगाल से ही जो है अपने पैसे लेकर के सारी व्यापार वगैरह सब चलाते थे, तो अब उसको भी चिंता सताने लगी थी कि आगे क्या करें। तो इस प्रकार से कंपनी ने ज़्यादातर अफसरों को, कंपनी के जो ज़्यादातर अफसर थे उनको लगने लगा था कि खेती में सुधार करना पड़ेगा, कि अगर खेती में सुधार नहीं किया, निवेश नहीं किया तो क्या करेंगे, हम कहाँ जाएंगे, इस प्रकार से। और यह काम किस तरह से किया जा सकता था, और इस सवाल पर 2 दशकों तक बहस चली थी। आखिरकार कंपनी ने 1793 में स्थायी बंदोबस्त लागू किया। तो स्थायी बंदोबस्त कब लागू हुआ था, 1793 में, और इस बंदोबस्त की शर्तों के हिसाब से राजाओं और तालुकदारों को जमींदारों के रूप में मान्यता दी गई थी। किसको मान्यता दी गई, राजा व तालुकदार। उन्हें किसानों से लगान वसूलने और कंपनी को राजस्व चुकाने का जिम्मा सौंप दिया गया। फिर कंपनी चालाकी से खुद तो पीछे हट गई, और ये जिम्मा किसको सौंप दिया, जो थे स्थायी बंदोबस्त के तहत राजा और तालुकदार जमींदार थे, उनको जो है मान्यता दे दी गई कि जमींदार हो तुम जमींदार बन जाओ, और तुम्हारा जिम्मा होगा किसानों से कर वसूलना और फिर जो है कंपनी को सौंपना। खुद जो है पीछे हट गई और जो ही इनको काम पर सौंप दिया। उनकी ओर से चुकाई जाने वाली राशि स्थायी रूप से तय कर दी गई थी, इसलिए इसको बोलते हैं स्थायी बंदोबस्त। और ये कब लागू हुआ, 1793 में, ये याद रखना। इसका मतलब था कि भविष्य में अभी भी उसमें इजाफा नहीं किया जाना था। अंग्रेजों को लगता था कि उनसे जो है इससे उनको नियमित रूप से राजस्व मिलता रहेगा और जमींदारों की जमीन में सुधार के लिए खर्च करने को प्रोत्साहन मिलेगा। और उन्हें लगता था क्योंकि राज्य की ओर से राजस्व की मांग बढ़ने वाली नहीं थी, इसलिए जमींदार बढ़ते उत्पादन के से फायदे में रहेंगे। सभी अपना फ़ायदा देख रहे थे, यानी कि जो खेती करने वाले नीचे किसान थे ना, उनके बारे में कोई भी नहीं सोच रहा था। सिर्फ ज़मींदारों को लग रहा था कि कंपनी की तरफ से पैसा मिलेगा, उससे जो है हमारी ज़मीन का जो है ज़मीन की उत्पादन में बढ़ोतरी होगी, हम पैसा लगाएंगे तो। और कंपनी को क्या लगता था कि थोड़े से पैसे में ज़मींदार खुश हो जाएंगे और उसके बदले में जो है अच्छी फसल होगी, अच्छी खेती करेंगे, अच्छे से कार्य करेंगे, तो क्या है ज़्यादा फसल होगी तो अपना जो है आपको क्या मिलेगा, ये जो कर था ना स्थायी रूप से, इसको तय कर दिया था पहले से ही कि इतना देना पड़ेगा, फसल कम हो या ज़्यादा। तो इस प्रकार से कंपनी अपना फ़ायदा देखती थी, ज़मींदार अपना फ़ायदा देखती थी। अगला यहाँ पर चार्न कार्नवालिस का चित्र दिया है। जिस समय स्थायी बंदोबस्त लागू किया था तो उस समय कार्नवालिस बंगाल का क्या था, गवर्नर जनरल था। अगला क्या है, समस्या क्या थी इसमें, स्थायी बंदोबस्त ने एक समस्या पैदा कर दी थी। वो समस्या क्या थी, कंपनी के अफसरों ने पाया कि अभी भी जमींदार जो है जमीन में सुधार के लिए खर्चा नहीं कर रहे थे। यानी कि उनको पैसे तो मिल रहे थे लेकिन वो जमीन के सुधार के लिए खर्चे नहीं कर रहे थे। असल में कंपनी ने जो राजस्व तय किया था वो इतना ज़्यादा था कि उसको चुकाने में ही जमींदारों को भारी परेशानी हो गई थी। जो जमींदार राजस्व चुकाने में विफल हो गए थे उसकी जमींदारी छीन ली गई थी। यानी कि जो कर देने में असफल होता था उसकी ज़मीन ले लेते थे। बहुत सारी जमींदारियों को कंपनी बाकायदा नीलाम कर चुकी थी, यानी कि ज़्यादातर जमींदारों की ज़मीन कंपनी के हाथों में चली गई थी, उसको नीलाम कर दिया था। 19वीं सदी से पहले के दशक तक हालात बदल चुके थे। क्या है, हालात बदल चुके थे 19वीं सदी से पहले, और बाज़ार में जो कीमतें बढ़ी थी उनको धीरे धीरे खेती का विस्तार होने लगा था। यानी कि बाज़ार में कीमतें बढ़ने लगी थी तो धीरे धीरे उनको पैसा मिलने लगा और खेती में विस्तार हुआ। इससे ज़मींदारों की आमदनी में तो सुधार आया था लेकिन कंपनी को कोई फ़ायदा नहीं हुआ था। यानी कि ज़मींदारों को तो फ़ायदा हो गया था क्योंकि उनकी खेती में सुधार होने लगा था, उनका जो है बाज़ारों में अच्छी कीमत मिलने लगी थी इसलिए। लेकिन कंपनी को कोई फ़ायदा नहीं हुआ, तो कंपनी हमेशा के लिए राजस्व तय कर चुकी थी। अब वह क्योंकि उसने स्थायी बंदोबस्त लागू किया था ना कि कम हो या ज़्यादा हो इतना जो है आपको कर देना पड़ेगा, तो ज़्यादा उत्पादन ज़्यादा होने लगा तो क्या था, वो उनको कर दे करके बचा हुआ ज़मींदार अपने पास रखने लगे, तो इससे कंपनी को नुकसान हो गया। यानी कि अगर वो चाहती तो क्या कर सकती थी, कर बढ़ा सकती थी, राजस्व वसूलने के लिए बढ़ा सकती थी, लेकिन उन्होंने पहले ही स्थायी बंदोबस्त के तहत स्थायी कर दिया था कि अब ये ना ज़्यादा होगा ना कम होगा, इस प्रकार से।
और वो क्या करती, अब वह राजस्व में वृद्धि नहीं कर सकती थी, लेकिन जमींदारों को अभी भी जमीन की बेहतरी में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उनमें से कुछ तो बंदोबस्त के शुरुआती सालों में ही अपनी जमीन गंवा चुके थे, और जो बचे थे वे उन्हें भी क्या थे, अब उनको बिना परेशानी व निवेश का खतरा उठाए आमदनी की उम्मीद दिखाई दे रही थी। अब तक क्या करते, जमींदार किसानों को जमीन देकर के उनसे लगान वसूल सकते थे। जब तक जमींदार किसानों को जमीन देकर के उनसे लगान वसूल सकते थे, उन्हें जमीन में सुधार की परवाह नहीं थी। दूसरी तरफ गांव में किसानों को ये व्यवस्था बहुत ही दमनकारी दिखाई दी। किसानों को जो लगान चुकाना था वो बहुत ही ज़्यादा था, और ज़मीन पर उसका अधिकार सुरक्षित नहीं था। लगान चुकाने के लिए अक्सर महाजन से कर्जा लेना पड़ता था, और अगर वे लगान नहीं चुका पाते तो उन्हें पुश्तैनी जमीन से बेदखल कर देती थी। यानी कर्जा लेकर के वो कार्य करते थे, और फिर अगर वो कर नहीं चुका पाते, यानी कि अच्छी फसल ना हो तो नुकसान हो जाता है ना। हम भी तो खेत गांव के ही है, तो हमें पता है अगर हम पैसा लेकर के हमारी ज़मीन पे क्या करेंगे, किसी बनिए से कुछ भी लगा लो आप, बैंकों से लोन लेकर के हम जैसे कि बीज बोते हैं, फिर खाद डालते हैं, बहुत सारे खेत में काम होते हैं ना, बुआई निराई कटाई ये सब, और फिर अच्छी फसल ना हो, मान लो कि कुछ भी गड़बड़ हो जाए, अच्छी फसल ना हो, कीड़ा लग जाए या और कुछ भी हो जाए, तो क्या होता है, नुकसान तो हम, पैसे तो हमें देने पड़ेंगे बैंक को, चाहे हम कहीं से भी लेकर के आए। तो इस तरह से कर्जे के नीचे डूब जाते थे। पहले बनिए होते थे ना, उनसे पैसे लेते थे और फिर ज़मीन वो आप उनसे ले लेते थे इस तरह से महाजन। महाल का क्या अर्थ है, ब्रिटिश राजस्व दस्तावेजों क्या है, दस्तावेजों में महाल एक राजस्व इकाई थी, और यह एक गांव या फिर गांव का एक समूह हो सकती थी। तो ये महाल आपसे पूछा गया है कि महाल का क्या अर्थ है, ऐसे महाल लिख के और फिर पूछतेगा कि ऊपर दी गई लाइन में महाल का क्या मतलब है। तो ये एक राजस्व इकाई है, कर है एक तरह का, कर नहीं मतलब राजस्व इकाई, यानी कि एक गांव भी हो सकता है इसमें, और जैसे 3-4 गांव का एक समूह भी हो सकता है, उसको बोलते थे महाल। एक नई व्यवस्था, फिर जैसे कि पहले स्थायी बंदोबस्त हुआ, और अब कौन सी नई व्यवस्था आएगी। 19वीं सदी की शुरुआत में ही कंपनी के बहुत से अधिकारियों को इस बात को यकीन हो चुका था कि राजस्व बंदोबस्त में दोबारा बदलाव लाना बहुत ही जरूरी है। जो स्थायी बंदोबस्त था उसमें सुधार लाना जरूरी है। जब कंपनी को शासन और व्यापार के अपने खर्चे चलाने के लिए पैसे की जरूरत होती थी, तो वह स्थायी रूप से राजस्व तय करके काम किस प्रकार से चलाती थी। बंगाल की प्रेसिडेंसी के उत्तर पश्चिमी प्रांतों, इस इलाके को ज़्यादातर हिस्सा अब उत्तर प्रदेश में है। बंगाल प्रेसिडेंसी का हिस्सा जो हमने पढ़ा था ना, बंगाल, एक तो बंगाल प्रेसिडेंसी थी, एक मद्रास प्रेसिडेंसी थी। बंगाल का मुख्यालय कहाँ पर था, कलकत्ता में था, और एक बम्बई थी। कलकत्ता वाला यानी कि इसका बंगाल प्रेसिडेंसी का मुख्यालय कोलकाता में है, मद्रास वाली का मद्रास में है, और मुंबई, एक बम्बई है ना हमारी, मुंबई जिसको हम बोलते हैं, एक बम्बई प्रेसिडेंसी का बम्बई में ही है। तो सिर्फ बंगाल वाली प्रेसिडेंसी का क्या था, कोलकाता में है इसका। तो उत्तर पश्चिमी जो कि अब उत्तर प्रदेश में है, इसके लिए होल्ट मैकेंजी नामक एक अंग्रेज ने एक नई व्यवस्था तैयार की थी, जिसको 1882 में लागू किया गया था। और इसको मैकेंजी को विश्वास था कि उत्तर भारतीय समाज में गांव एक महत्वपूर्ण सामाजिक संस्था है और उसको बचाए रखना चाहिए। और इसके आदेश पर कलेक्टरों ने गांव गांव का एक दौरा किया और जमीन की जांच की, खेतों को मापा और विभिन्न समूहों के रीति रिवाजों को दर्ज किया। गांव के एक एक खेत के अनुमानित राजस्व को जोड़ करके हर गांव या फिर गांव समूह, जैसे कि महाल बोलते हैं ना, हर गांव या फिर गांव का समूह, इससे वसूल होने वाले राजस्व का हिसाब लगाया। क्या किया मैकेंजी ने, क्या किया, खेतों के बारे में सोचा कि खेती नष्ट हो रही है तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। होल्ट मैकेंजी थे अंग्रेज अधिकारी, इन्होंने नई व्यवस्था तैयार की थी, 1822 में लागू किया था। और फिर इन्होंने क्या किए थे, कुछ जो है कलेक्टरों को गांव गांव का दौरा करने के लिए भेजा था। उन्होंने सभी जगह ज़मीन की जांच की, जो भी एक गांव थे इसमें से कितना कर मिलता है, कितना राजस्व वसूलती है कंपनी, या फिर गांव के समूह यानी कि महाल से कितना टोटल मिला करके कितना राजस्व वसूलती है, इस प्रकार से उन्होंने हिसाब लगाया। गाँव गाँव जा करके ज़मीन देखी तो देख रहे थे कि किसका नुकसान हो रहा है, किसका फ़ायदा हो रहा है। फिर इस राजस्व को स्थायी रूप से तय नहीं किया गया, बल्कि उसमें समय समय पर संशोधन की गुंजाइश रखी गई। पहले जो स्थायी बंदोबस्त था उसको हटा दिया गया, और फिर बोला कि इसको समय समय पर चेंज कर दे, यानी कि कम फसल होगी तो कम दे, ज़्यादा होती है तो ज़्यादा दे। इससे किसका, दोनों का फायदा होगा। राजस्व इकट्ठा करने और उसे कंपनी को अदा करने का जिम्मा जमींदार की बजाय गांव के मुखिया को सौंप दिया। फिर जो है जमींदार को दिया गया था ना जिम्मेदारी, तालुकदार और जमींदारों को, कि कर तुम वसूलो गांव किसानों से और कंपनी को सौंप दो। फिर इन जमींदारों को हटा करके किसको सौंप दिया, गांव के मुखिया यानी कि सरपंच को। और इस व्यवस्था को महालवारी का नाम दिया गया था। तो ये होती है हमारी महालवारी, जिसको लागू किया था लॉर्ड किसने, हमारे मैकेंजी ने। ये याद रख लेना,
लॉर्ड होल्ट मैकेंजी ने, लॉर्ड नहीं होल्ट मैकेंजी ने 1822 में इसको लागू किया था, माहलवारी को। मुनरो व्यवस्था, मुनरो व्यवस्था का मतलब क्या है? ब्रिटिश नियंत्रण वाले दक्षिण भारतीय इलाकों में स्थायी बंदोबस्त की जगह पे नई व्यवस्था अपनाने का प्रयास किया जाने लगा था, और वहाँ पर जो नई व्यवस्था विकसित हुई थी उसको रैयतवारी या फिर रैयतवारी नाम दिया गया था। कैप्टन अलेक्जेंडर रीड ने टीपू सुल्तान के साथ चले युद्ध के बाद कंपनियों द्वारा कब्जे में लिए गए कुछ इलाकों में इस व्यवस्था को आजमाकर भी देख लिया था। थॉमस मुनरो ने इस व्यवस्था को विकसित किया और धीरे धीरे पूरी दक्षिणी भारत पर यही व्यवस्था लागू कर दी। तो मुनरो व्यवस्था को किसने लागू किया था? थॉमस मुनरो ने। अपने नाम पर ही है ये, थॉमस मुनरो याद रख लेना। उसका नाम क्या था? रैयतवाड़ी इसको बोलते हैं। क्या है? कैप्टन अलेक्जेंडर रीड ने टीपू सुल्तान के साथ जो चल रहे थे युद्ध, कंपनियों द्वारा कब्जे में लिए गए थे, उन जगह पर वहाँ पर अब उसको क्या है आजमा करके भी देखा था। रीड और मुनरो दोनों ने ही क्या लगता था, दोनों को दक्षिण में परंपरागत जमींदार नहीं थे, इसलिए उनका ये तर्क था, यानी कि मानना था कि उन्हें सीधे किसानों, यानी कि किसानों को क्या बोलते हैं? रैयत, उनसे ही बंदोबस्त करना चाहिए जो पीढ़ियों से जमीन पर खेती करते आ रहे हैं। राजस्व आकलन से पहले उनके खेतों को सावधानी पूर्वक और अलग से सर्वेक्षण किया जाना चाहिए। मुनरो का मानना था कि अंग्रेजों को पिता की भांति किसानों की रक्षा करनी चाहिए। किसका कथन है ये? मुनरो का मानना था कि अंग्रेजों को पिता की भांति किसानों की क्या है रक्षा करनी चाहिए। सब कुछ ठीक नहीं था, यानी कि कुछ भी ठीक ठाक नहीं चल रहा था। फिर नई व्यवस्थाएं लागू की गई थी। पहले स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया, फिर उसको हटा दिया गया। फिर क्या हुआ? माहलवारी भी आ गई हमारी, फिर हमारी रैयतवारी आ गई। तो ये माहलवारी, रैयतवारी ये हर बार क्वेश्चन में आते हैं, सीटेट हो, अचटेट हो या कोई भी टीचिंग एग्जाम हो, सभी में पूछे जाते हैं। तो 8 क्लास की एनसीईआरटी हमारी इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है हर पेपर के लिए। सब कुछ ठीक नहीं था। नई व्यवस्थाएं लागू होने के बाद महज कुछ साल के भीतर उसमें समस्याएं दिखाई देने लगी थी। जमीन से होने वाली आमदनी बढ़ाने के चक्कर में राजस्व अधिकारियों ने बहुत ज़्यादा राजस्व कर दिया था। किसान राजस्व चुका नहीं पा रहे थे और रैयत गांव से भाग गए थे। बहुत सारे क्षेत्रों में गांव वीरान हो गए थे, और आशावादी अफसरों की उम्मीद थी कि नई व्यवस्था किसानों को संपन्न उद्यमशील किसान बना देगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। यानी कि उन्होंने क्या किया था? रैयतवारी तो वो लेकर आ गए थे, उन्होंने क्या किया था? आजमा कर भी देख लिया था। कुछ जगह फ़ायदा हुआ, कुछ जगह नुकसान हुआ। फिर क्या हुआ? बहुत से गांव वीरान हो गए, यानी कि लोग गांव को छोड़ छोड़ करके चले जाने लगे। यानी कि किसान जो थे वो उनको लगता था कि किसानों को ये जो है समृद्ध बना देगी, संपन्न बना देगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ रैयतवारी से भी। फिर यूरोप के लिए फसलें किस प्रकार से उगाई जाने लगी? अंग्रेजों ने भी महसूस किया कि ग्रामीण इलाके न केवल राजस्व प्रदान कर सकते हैं, बल्कि यहाँ पर यूरोप की जो ज़रूरत थी उसके हिसाब से सही फसलें भी पैदा की जा सकती हैं। 18वीं सदी के आखिर तक कंपनी ने अफीम व नील की खेती के ऊपर पूरा जोर दे दिया था। कब? 18वीं सदी के आखिर तक नील और अफीम दोनों पर। और इसके बाद लगभग 150 साल तक अंग्रेज देश के विभिन्न भागों में किसी न किसी फसल के लिए किसानों को मजबूर करते रहते थे। किसानों को मजबूर करके अपनी पसंद की फसल उगाते थे उनकी ज़मीन पर। बंगाल में पटसन उगाते थे, असम में चाय, संयुक्त प्रांत यानी कि उत्तर प्रदेश में गन्ना, पंजाब में गेहूँ, महाराष्ट्र व पंजाब में कपास और मद्रास में चावल की खेती करवाते थे ज़बरदस्ती। ये किस प्रकार किया गया? अंग्रेजों ने अपनी ज़रूरत की फसलों को खेती को फैलाने के लिए कई तरीके अपनाए थे। आइए इस प्रकार से एक जो है किस प्रकार से इसको समझते हैं आगे। क्या रंग का भी कोई इतिहास है? नील रंग है, नीला रंग, इसका भी कोई इतिहास है? तो बिल्कुल। सूती कपड़े के छापों की 2 तस्वीरें दी गई हैं, एक ये तस्वीर है और एक ये तस्वीर दी गई है। एक सेकंड रुकना, बैटरी लो हो गई। बाईं तरफ क्या है? इस तस्वीर में भारत में आंध्र प्रदेश के बुनकरों द्वारा बनाए गए कलमकारी छापे दिखाई गए हैं। ये क्या है हमारे इस तरफ बाईं तरफ, और ये हमारे जो है ये हमारे आंध्र प्रदेश के हैं, बाईं तरफ दिखाए गए छापे ये। और ये कौन से हैं? हमारे दूसरी तरफ हैं ब्रिटेन के प्रसिद्ध कवि व कलाकार विलियम मॉरिस द्वारा बनाए गए फूल वाले छापे। ये हैं विलियम मॉरिस के द्वारा बनाए गए छापे। दोनों में से ही गहरे नीले रंग का इस्तेमाल किया गया है और इसे आमतौर पर नील कहते थे। जो नीला रंग इस्तेमाल हुआ है ना इसमें, इसको बोलते थे नील। क्या आप जानते हैं कि ये किस प्रकार से पैदा किया गया? तो ये इसका इतिहास है कि किस तरह से नील का उत्पादन होता था, कहाँ पर ज़्यादा होता था, कहाँ कम होता था, किसकी मांग ज़्यादा होती थी। तो इन छापों में आपको जो नीला रंग दिखाई दे रहा है वो नील नाम के एक पौधे से निकाला जाता था। इस बात की काफ़ी संभावना है कि 19वीं सदी में ब्रिटेन में मॉरिस के छापों का इस्तेमाल किया गया नीला रंग भारत में उगने वाले नील के पौधे से ही तैयार किया गया होगा।
उस समय भारत दुनिया में नील का सबसे बड़ा स्रोत था, यानी कि सबसे ज़्यादा नील कहाँ उत्पादन होता था? भारत में। अगला पॉइंट है हमारा कि भारतीय नील की मांग क्यों थी? भारत का नील जो है सबसे जो है बड़ा स्रोत था भारत दुनिया का, तो इसकी नील की मांग क्यों थी? यहाँ पर किस प्रकार से इसकी ज़्यादा मांग थी? नील का पौधा मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय इलाकों में ही उगता था और 13वीं सदी की तक इटली, फ्रांस व ब्रिटेन के कपड़ा उत्पादक कपड़े की रंगाई के लिए भारतीय नील का इस्तेमाल कर रहे थे। उस समय पर भारतीय नील की बहुत थोड़ी मात्रा ही यूरोपीय बाजारों में पहुंचती थी और उसकी कीमत भी ऊंची रहती थी, यानी कि काफ़ी ऊंची मात्रा में उनकी कीमत थी, ज़्यादा महंगी थी। इसलिए यूरोपीय कपड़ा उत्पादकों को बैंगनी व नीले रंग बनाने के लिए वोड नामक एक पौधे का ऊपर निर्भर रहना पड़ता था। यानी कि नील महंगा था, उसकी मात्रा जो है यूरोपीय बाज़ारों में पहुंची थी बहुत ही थोड़ी, और इसी वजह से उनको वोड नामक, यानी कि जिसका बैंगनी रंग उतरता था और थोड़ा नीला, उसके ऊपर उनको निर्भर रहना पड़ता था। और इस वजह से वोड पौधा कहाँ उगता था? शीतोष्ण क्षेत्र में, और हमारा नील उगता था उष्णकटिबंधीय इलाकों में, इसलिए यूरोप में आसानी से मिल जाता था। उत्तरी इटली, दक्षिणी फ्रांस व जर्मनी, ब्रिटेन के कई हिस्सों में ये पौधा उगता था वोड। नील के साथ प्रतिस्पर्धा से परेशान यूरोप को जो है कॉम्पिटिशन हो गया था नील के साथ। इसके वोड उत्पादकों ने अपनी सरकारों पे दबाव डाला कि वे नील का जो आयात कर रहे हैं ना यूरोप में, उसके ऊपर पाबंदी लगा दें, ताकि उनके वोड की क्या है थोड़ी सी मांग हो सके। और फिर मगर कपड़े को रंगने वाला जो नील था, लोग थे वो नील को ही पसंद करते थे, क्योंकि वो रंग खिल के आता था, अच्छा रंग था। नील से बहुत ही चमकदार नीला रंग निकलता था, जबकि वोड से मिलने वाला रंग बेजान होता था, फीका होता था। 17वीं सदी तक आते आते यूरोपीय कपड़ा उत्पादकों ने नील के आयात के ऊपर पाबंदी में ढील देने के लिए अपनी सरकारों को राजी कर लिया था। कैरिबियाई द्वीप समूह स्थित सेंट डोमिनियो में फ्रांसीसी, ब्राजील में पुर्तगाली व जमैका में ब्रिटिश, वेनेजुएला में स्पेनिश लोग नील की खेती करने लगे थे। यानी कि कैरिबियाई द्वीप समूह में सेंट डोमिंगियो फ्रांसीसी, ब्राज़ील में पुर्तगाली थे और जमैका में ब्रिटिश व वेनेजुएला में स्पेनिश लोग थे, जो कि नील की खेती करते थे। उत्तरी अमेरिका के भी बहुत सारे भागों में नील के बागान सामने आ गए थे। 18वीं शताब्दी के आखिर तक भारतीय नील की मांग और ज़्यादा बढ़ गई थी और ब्रिटेन के औद्योगिकरण का युग शुरू हो गया था, और इसी उसके कपास उत्पादन में भी भारी जो है इजाफा हुआ था। अब कपड़ों की रंगाई की मांग और तेज़ी से बढ़ने लगी थी। जब नील की मांग बढ़ी तो उसी दौरान वेस्ट इंडीज और अमेरिका से मिलने वाली आपूर्ति अनेक कारणों से बंद हो गई थी। वह 1783 से लेकर के 89 के बीच में क्या हुआ था? दुनिया का नील उत्पादन आधा रह गया था। ब्रिटेन के रंगरेज अब नील की आपूर्ति के लिए बेचैनी से किसी और स्रोत की तलाश कर रहे थे कि अब हमें नील कहाँ से मिलेगा, तो उन्होंने भारत को अपना निशाना बनाया था। आगे देखिए, ये देखिए हमारे बागान का मतलब होता है एक विशाल खेत है जिसके ऊपर बागान मालिक बहुत सारे लोगों को ज़बरदस्ती काम करवाता था, जैसे कि कॉफ़ी का बागान, गन्ना, तंबाकू, चाय व कपास आदि के विषय में बागानों का जिक्र किया जाता है। अगला है भारत में ब्रिटेन की बढ़ती हुई दिलचस्पी, यानी कि भारत में जो है ब्रिटेन दिलचस्पी ले रहा था, तो किस वजह से ले रहा था? वो सिर्फ नील की वजह से ले रहा था। यूरोप में नील की बढ़ती मांग को देखते हुए ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में नील की खेती बढ़ाने के रास्ते ढूंढ लिए थे। यानी कि कंपनी व्यापारी थी ना, तो वो अपना व्यापार बढ़ा रही थी। उसको लगता था नील की खेती यहीं पर ज़्यादा होती है भारत में, तो भारत तो तुम्हारे कब्जे में ही है, तो अब यहाँ पर नील उत्पादन करने लगो आप। 18वीं सदी के आखिरी दशकों से ही बंगाल में नील की खेती तेजी से फैलने लगी थी। बंगाल में पैदा होने वाला नील दुनिया के बाजारों पर छा गया था और 1788 में ब्रिटेन द्वारा आयात किए गए नील में भारतीय नील का हिस्सा केवल कितना था? 30% था। 1810 में ब्रिटेन द्वारा आयात किए गए नील में भारतीय नील का हिस्सा 95% हो गया था। 1810 तक जैसे जैसे नील का व्यापार फैलता रहा, कंपनी के अफसर, व्यावसायिक एजेंट नील के उत्पादन में पैसा लगाने लगे, क्योंकि उनको मुनाफा दिखने लगा चारों तरफ। समय बीतने के साथ कंपनी के बहुत से अधिकारियों ने नील को अपने कारोबार के ऊपर ध्यान देने लगे। नील का जो अपना खुद का कारोबार वही खोल लिया उन्होंने, स्टार्ट कर दिया, और नौकरियां छोड़ दी थी। भारी मुनाफे की उम्मीद में स्कॉटलैंड व इंग्लैंड के बहुत सारे लोग भारत आए। उन्होंने नील के बागान लगाए। जिनके पास नील की पैदावार के लिए पैसा नहीं था, उनको कंपनी और नए नए बैंक से कर्जा देने के लिए तैयार रहते थे। नील की खेती किस प्रकार से होती थी? तो नील की खेती देखिए किस प्रकार होती थी। नील की खेती के दो मुख्य तरीके थे, एक तो निज खेती और एक रैयती। निज खेती की व्यवस्था में बागान मालिक खुद अपनी जमीन में नील का उत्पादन करते थे। कौन थे? बागान मालिक। या तो वे जमीन खरीद लेते या फिर दूसरों की जमींदारों में जो है दूसरों की जमीन को भाड़े के ऊपर लेते थे और वहाँ पर मजदूर लगा करके नील की खेती करवाते थे। निज खेती की समस्याएं क्या थी?
बागान मालिकों को निज खेती के क्षेत्रफल फैलाने में मुश्किल आ रही थी। नील की खेती केवल उपजाऊ जमीन पर कर सकते थे और ऐसी जमीनों पर आबादी पहले से ही बहुत ज़्यादा थी। वहाँ पर छोटे मोटे खेत ही उनके हाथ लगते थे और नील की खेती करने के लिए बड़े बड़े भूखंडों की ज़रूरत होती थी। और इस तरह से ज़मीनें उन्हें कहाँ से मिल सकती थी। उन्होंने नील की फैक्ट्री के इर्द गिर्द पट्टे पर ज़मीन लेने का प्रयास किया और वहाँ के किसानों को हटवा दिया। वह इससे टकराव होने गया, यानी कि लड़ाइयाँ स्टार्ट हो गई थी। वहाँ के जो किसान थे उनको हटा करके वहाँ पर फैक्ट्रियाँ लगाने लगे इधर उधर इस प्रकार से। ये देखिए यहाँ पर सेंट डोमिंगो में गुलामों की बगावत। अगस्त 1791 जनवरी में स्कूहदो लस्की का चित्र है। ये 18वीं सदी में फ्रांसीसी बागान थे। बागान मालिकों ने कैरिबियाई द्वीप समूह में स्थित फ्रांसीसी उपनिवेश सेंट डोमिंगो में नील व चीनी का उत्पादन स्टार्ट कर दिया था। कहाँ पर? सेंट डोमिंगो में। इन बागानों में काम करने वाले अफ्रीकी गुलाम थे जो उनको 1791 में बगावत पर उतर आए थे। उन्होंने बागान जला दिए थे और अपने धनी मालिकों को मार डाला था। फिर 1792 में फ्रांस ने अपने उपनिवेशों में दास प्रथा समाप्त कर दी और इन घटनाओं की वजह से कैरिबियाई द्वीप समूह में नील की जो खेती थी वहाँ पर ठप हो गई थी। धीरे धीरे यहाँ पर भी जो है भारत में भी नील के ऊपर विद्रोह स्टार्ट होगा। नील की खेती किस प्रकार से होती थी? तो दो तरीके से होती थी, निज व रैयती। ये हमने पढ़ लिया है। निज खेती वो ज़मीन भाड़े पर लेते थे ना, वहाँ पर जो मजदूरों से काम करवाते थे। फिर उनके लिए मुश्किल हो गई थी क्योंकि वहाँ पर जो है लड़ाइयाँ होने लगी थी किसानों को हटा करके, क्योंकि ज़मीन जहाँ पर उपजाऊ ज़मीन थी वहाँ पर पहले से ही जनसंख्या ज़्यादा थी। फिर वहाँ पर क्या है फैक्ट्रियाँ लगाने लगे और जो फैक्ट्रियाँ लगाते थे तो क्या करते थे, वहाँ के लोगों को खदेड़ कर भगा देते थे। तो उस वजह से लोगों में टकराव होने लगा था। बीघा का मतलब जानते हैं ना, 1 बीघा ज़मीन, 2 बीघा ज़मीन, तो ये माप होती है कितने बीघा ज़मीन है। ब्रिटिश शासन से पहले बीघे का आकार अलग अलग होता था और बंगाल में अंग्रेजों ने इसका क्षेत्रफल करीब 1/3 एकड़ तय कर दिया था। तो 1 बीघा के मतलब क्या है, 1/3 एकड़। बड़े पैमाने पर निज खेती के लिए बहुत से हल बैलों की जरूरत होती थी और 1 बीघा नील की खेती के लिए 2 हल चाहिए होते थे। और इसका मतलब ये है कि अगर किसी बागान मालिक के पास 1000 बीघा ज़मीन है तो उसे 2000 हलों की ज़रूरत पड़ेगी। और हलों को खरीदना, उनका रख रखाव यानी कि उनका ख्याल रखना बहुत ही बड़ी समस्या थी। किसानों को भी हल नहीं मिल सकते थे, उन्हें अपने लिए ही इन चीज़ों की ज़रूरत होती। जिस समय नील उत्पादकों को ज़रूरत होती उसी समय किसानों को हल बैल व चावल खेती के लिए जो है हल बैल व चावल की खेती में बिजी रहते थे। किसान जो थे वो उनके हल तो वहाँ से भी नहीं ले सकते थे। 19वीं सदी के आखिर तक बागान मालिक निज खेती का क्षेत्रफल फैलाने में लगे थे, मतलब हिचकिचा रहे थे फैलाने से। और इसी व्यवस्था के तहत नील की पैदावार वाली 25% से भी कम जमीन आती थी। बाकी जमीन रैयती व्यवस्था के अंतर्गत चली गई थी और रैयतों की जमीन के ऊपर नील की खेती। रैयतों के ऊपर एक तो निज थी, निज के बारे में हमने पढ़ लिया क्या क्या समस्याएं आती थी। कहीं पर उनको हल नहीं मिलते थे, कहीं बैल नहीं मिलते थे, कभी ज़मीन नहीं मिलती थी। इस प्रकार से रैयतों की समस्या क्या थी? रैयत व्यवस्था के तहत बागान मालिक रैयतों के साथ एक सट्टा करते थे, अनुबंध। कई बार वे गांव के मुखियाओं को भी रैयतों की तरफ से समझौता करने के लिए बाध्य कर देते। जो अनुबंध पर दस्तखत कर देते उनको नील उगाने के लिए कम ब्याज पर बागान मालिकों से नगद कर्जा मिल जाता और कर्जा लेने वाले रैयत को अपनी कम से कम 25% ज़मीन के ऊपर नील की खेती करनी पड़ती थी। यानी कि उन्होंने एक एग्रीमेंट तैयार कर लिया कि हम आपको पैसे देंगे तो आप क्या करोगे, आपकी जो ज़मीन है उसमें से 25% ज़मीन के ऊपर नील की खेती करोगे हमारे लिए। और नील की खेती करनी पड़ती थी। बागान मालिक बीज व उपकरण मुहैया कराते, जबकि मिट्टी को तैयार करने, बीज बोने व फसल की देखभाल का जिम्मा किसका था? काश्तकारों के ऊपर रहता था। जब कटाई के बाद फसल बागान मालिक को सौंप दी गई थी तो रैयत का नया कर्जा मिल जाता और वहीं पर चक्कर दोबारा से स्टार्ट हो जाता था। 19वीं सदी की शुरुआत में ही बंगाल के मजदूर नील की खेती करते हुए, ये फोटो दी है। भारत में नील के पौधे की कटाई अधिकांशतः कौन करते थे? पुरुष करते थे। और ये चित्र यहाँ पर देखिए, खेतों से फैक्ट्री में ले जा रहे हैं नील के पौधों का गट्ठर। नील का उत्पादन किस प्रकार से होता था? तो ये जो प्रोसेस दी है कि नील का उत्पादन किस प्रकार से होता था। उनको फैक्ट्री में लेकर के आते थे, फिर इस तरह से उनको गर्म पानी में डालते थे, कुंडों में डालते थे। तो ये आप जो है इसमें पूछते तो नहीं है वैसे तो नील का उत्पादन के बारे में, लेकिन मैं ये PDF डालूंगी ना तो खुद से भी पढ़ लेना एक बार इसको। इतना इम्पोर्टेंट ये नहीं है कि किस प्रकार से करते थे।
जो किसान पहले इन कर्जों से बहुत आकर्षित थे, उन्हें जल्दी ही समझ में आ गया था कि ये व्यवस्था कितनी कठोर है और उन्हें नील की जो कीमत मिलती थी बहुत ही कम होती थी और कर्जों का सिलसिला कभी ख़त्म नहीं होता था, यानी कि कर्जा उनके ऊपर बढ़ता ही चला गया। समस्याएं और भी थी। बगान मालिक चाहते थे कि किसान अपने सबसे बढ़िया खेत में नील की खेती करे, लेकिन नील के साथ परेशानी ये थी कि उनकी जड़ें बहुत गहरी होती और वो मिट्टी की सारी ताकत खींच लेती थी और नील की कटाई के बाद वहाँ पर धान की खेती नहीं कर सकते थे, तो किसानों का नुकसान होने लगा था। इसीलिए क्या है, किसान विद्रोह स्टार्ट कर देंगे और उस विद्रोह को बोलेंगे हम नील विद्रोह। इसको देख लेते हैं हम कितना बाकी बचा है। पहले काफ़ी लेंथी क्लास हो जाएगी हमारा। नील का विद्रोह आगे देखिए, हाँ इतना ही है, सिर्फ नील का विद्रोह ही बचा है। देखिए नील विद्रोह कब स्टार्ट हुआ था, तो 1859 में स्टार्ट हुआ था। बंगाल के हजारों रैयतों ने नील की खेती से इनकार कर दिया था, तभी हुआ था नील विद्रोह। जैसे जैसे विद्रोह फैलता गया, रैयतों ने बगान मालिकों को लगान चुकाने से इनकार कर दिया और वे तलवार भाले लेकर, तीर कमान लेकर के नील की फैक्ट्रियों के ऊपर हमला करने के लिए चले गए थे। उसके बाद औरतें अपने बर्तन लेकर के लड़ाई में कूद पड़ी थी। बगान मालिकों के लिए काम करने वाले जो सामाजिक बहिष्कार करने वाले थे, बगान मालिकों के लिए जो भी काम करता था उसको बहिष्कृत कर दिया था समाज से। बगान मालिकों की तरफ से लगान वसूली के लिए आने वाले गुमशुदा, यानी कि जो भी एजेंट वगैरह आते थे ना लगान कर वसूलने के लिए, उनकी पिटाई की गई और रैयतों ने कसम खा ली थी कि न तो वे नील की खेती के लिए कर्जा लेंगे और न ही बगान मालिकों के लाठियाँ यानी कि लाठीधारी गुंडों से डरेंगे। नील के किसान चुपचाप बैठने को तैयार नहीं थे, क्योंकि उनको बगावत की ताकत कहाँ से मिल रही थी। इसमें कोई शक नहीं है कि नील की खेती अत्यंत दमनात्मक थी, यानी कि काफ़ी जो है अच्छी थी। लेकिन जो लोग दबे होते हैं वे हमेशा बगावत नहीं करते, ऐसा कभी कभी होता है। तो 1859 में नील रैयतों को लगा कि बगान मालिकों के खिलाफ बगावत में उन्हें स्थानीय जमींदारों व मुखियाओं का भी समर्थन मिल सकता है। और बहुत सारे मुखियाओं ने गांव के जिन मुखियाओं से नील के अनुबंधों पर जबरदस्त दस्तखत करवा लिए थे, उन्होंने ही नील किसानों को इकट्ठा किया व लाठियों के साथ उनके सामने लड़ाई लड़ी और इन्हीं स्थानों पर रैयतों को बगावत के लिए उकसाते हुए खुद जमींदार गांव गांव घूमने लगे थे। जमींदार इस बात से परेशान थे कि बगान मालिकों की ताकत बढ़ती जा रही थी और बगान मालिक जबरदस्ती लंबे समय के लिए उनसे ज़मीन ले लेते थे। इस प्रकार से जमींदार भी उनके साथ में शामिल हो गए थे और फिर किसानों के साथ मिल करके उन्होंने विद्रोह किया था। नील के किसानों को भी ये लग रहा था कि अंग्रेजी सरकार भी संघर्ष में साथ देगी, लेकिन 1857 की बगावत के बाद ब्रिटिश सरकार एक और व्यापक विद्रोह के खतरे से डरी हुई थी, यानी कि जो 1857 का विद्रोह हुआ था उसके बाद सरकार पहले से ही डरी हुई थी। जब नील की खेती वाले जिलों में एक और बगावत की खबर फैली तो लेफ्टिनेंट गवर्नर जनरल ने क्या किया था, 1859 की सर्दियों में इलाके का दौरा किया था और रैयतों को लगा कि सरकार उनकी दुर्दशा से परेशान है। बरसात में मजिस्ट्रेट एस्ले ईडन ने एक नोटिस जारी किया कि जिसमें कहा गया था कि रैयतों को नील के अनुबंध मानने के लिए मजबूर नहीं कर सकते और इस नोटिस के आधार पर लोगों में ये खबर फैल गई थी कि रानी विक्टोरिया ने नील की खेती न करने का हुक्म दिया है। इस प्रकार से सरकार ने भी उनका साथ दिया और ईडन किसानों को शांत करने व विस्फोटक स्थितियों को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहा था। उसकी कार्रवाई को किसानों के विद्रोह का समर्थन मान लिया था, यानी कि किसानों ने लगा कि ये तो तुम्हारा ही समर्थन दे रहा है। और फिर यानी कि कौन दे रहा था इनको समर्थन, ईडन। जैसे जैसे विद्रोह फैलता गया, कलकत्ता के पढ़े लिखे लोग भी नील के जिलों की ओर चल पड़े। उन्होंने रैयतों की दुर्दशा देखी, बागान मालिकों की जोर जबरदस्ती व अत्याचारी नील व्यवस्था के बारे में लिखना स्टार्ट कर दिया था। और फिर इस बगावत से परेशान होकर के सरकार को बगान मालिकों की रक्षा के लिए सेना बुलानी पड़ी थी। नील उत्पादन व्यवस्था की जांच करने के लिए एक नील आयोग भी बना दिया गया और इस आयोग ने बंगाल मालिकों को दोषी पाया गया। जोर जबरदस्ती के लिए उनकी आलोचना की गई। आयोग ने कहा कि नील की खेती रैयतों के लिए फ़ायदा का सौदा नहीं है। आयोग ने रैयतों से कहा कि वे मौजूदा अनुबंधों को पूरा करें, यानी कि जो जिनके ऊपर पहले दस्तखत हो चुके हैं उनको पूरा कंप्लीट कर ले और आगे चल के वे कोई भी जो है खेती नहीं करेंगे, यानी कि कोई भी जो है सिग्नेचर वगैरह किसी भी उसके ऊपर नहीं करेंगे। इस बगावत के बाद बागानों में नील का उत्पादन धराशायी हो गया था, यानी कि ख़त्म कर दिया था और इसके बाद बागान मालिक बिहार पर ध्यान देने लगे थे। 19वीं सदी के आखिर में कृत्रिम रंगों का निर्माण होने लगा था और फिर इससे उनका व्यवसाय भी बुरी तरह से प्रभावित हुआ था। फिर भी वे उत्पादन फैलाने में सफल रहे। जब महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से लौटे थे, बिहार के एक किसान ने उन्हें चंपारण आकर के नील किसानों की दुर्दशा को देखने का न्योता दिया था और 1917 में महात्मा गांधी का ये दौरा नील बागान मालिकों के खिलाफ
किसके कब इसको क्या बोला गया, चंपारण आंदोलन, इसकी शुरुआत हुई थी। इन्होंने चंपारण आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई थी, जब महात्मा गांधी ने बिहार का दौरा किया था और वहाँ पर जो बगान मालिक थे ना, नील का उत्पादन करवा रहे थे किसानों से ज़बरदस्ती, उनके खिलाफ उन्होंने किसानों का साथ दिया था, तो उसी को बोलते हैं हम चंपारण आंदोलन। काफ़ी बार क्वेश्चन में पूछा गया है, एचटेट और सीटेट दोनों में ही। ये था हमारा आज का चैप्टर, जिसमें से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रैयतवाड़ी, महाल व्यवस्था, महाल रैयती क्या होती है, निज खेती क्या होती है, और बगान मालिकों के बारे में, चंपारण आंदोलन के बारे में। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखने वाले, थैंक यू सभी को। और जिन्होंने भी वीडियो को लाइक किया है उन सभी को थैंक यू, जो भी मेरी वीडियो पसंद करते हैं, लाइक करते हैं, उन सभी को दिल से धन्यवाद। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ, अगला चैप्टर लेकर के। सारी वीडियोस अच्छे से देखना और इसको अच्छे से समझना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर देना, शेयर कर देना, और टेलीग्राम पे लिंक मिल जाएगा आपको, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ जा कर के आप फॉलो कर लेना टेलीग्राम को, वहाँ आपको सारी PDF मिल जाएंगी। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू, बाय बाय।